हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं क्लास 10th और 12th के ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सामाजिक विज्ञान में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। मुझे विश्वास है कि आप और ज़्यादा बाकी सब सब्जेक्ट में भी ऐसा रिव्यू देंगे, है ना। तो मैं आप लोगों का टाइम वक्त खराब नहीं करता हूँ। फटाफट से साथियों, कल मैंने जो है ये जो है ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के सामने दिख रहे हैं, ये मैं कल करवा चुका हूँ। आज के सेशंस में आज का है जो है हमारा रिक्त स्थान जो है आने वाले हैं। कुल जो है आप लोगों के 63 मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे, लेकिन उन 63 को मैंने 100 के रूप में कर दिया था। कैसे कर दिया है ये सभी जानने के लिए आप लोग जो है क्लास को देखिएगा एक बार, आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। और साथियों, साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को स्टडी विद जीनियस के साथ जुड़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और मेरे साथ एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो साथियों, आज के सेशन में चलते हैं हम फटाफट से। और आज जो है रिक्त स्थान जो है हम करते हैं, है ना। हो सकता है साथियों जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं जाए, मैं ऐसा विश्वास करता हूं, है ना। अगर आप पढ़ते हैं तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पहला है साथियों, भारत में सघन वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, 12.4% जो है हमारा क्या है, सघन वन क्षेत्र है। ठीक है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब आया, ध्यान रखिएगा, 1972 जो है हमारा भारतीय वन्यजीव अधिनियम जो है लागू हुआ था, है ना। किस राज्य में राज्य ने घर की छत पर वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कर दिया है, ये हमने पढ़ा था साथियों भूगोल में। तो कौन सा राज्य है वो, हमारा राज्य है वो तमिलनाडु। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। साथियों इस तरह की जो है एक सुविधाएं की उन्होंने कि छत का पानी जो है क्या करते हैं वो लोग, छत के पानी को इकट्ठा करके जो है वर्षा के जल का संग्रहण करते हैं। जल कैसा संसाधन है, नवीनीकृत है या अनवीनीकृत है। तो देखिए साथियों, जल जो है हमारा कौन सा है, नवीकरण योग्य जो है संसाधन है। ठीक है। प्राचीन काल में वृहद स्तर पर बांध, झील, सिंचाई तंत्रों का जो है निर्माण किसने कराया था। तो वो करवाया था साथियों मगध साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य ने। जिन लोगों को भी इसकी चाहिए, जब ये सेशंस पूरे कंप्लीट हो जाएंगे आप लोगों को पीडीएफ्स जो है मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें, फेसबुक पेज ज्वाइन कर लें, और साथ ही साथ आप यूट्यूब पे तो मेरा सहयोग कर ही रहे हैं, है ना। होज का निर्माण किसने करवाया था। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, होज का जो निर्माण हुआ था वो करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। ये इल्तुतमिश साथियों किस जो है वंश से करता है बिलोंग। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है गुलाम वंश से। कौन से वंश से, गुलाम वंश से। कौन से वंश से, गुलाम वंश से। बांधों को हम क्या कहते हैं, जो बांध बनते हैं साथियों इनके एक उद्देश्य नहीं रहते हैं, अनेकों उद्देश्य रहते हैं। कैसे उद्देश्य रहते हैं, जैसे बिजली, पानी, है ना, सिंचाई, पेयजल, साथ ही साथ अनेकों व्यवस्थाओं को, बाढ़ नियंत्रण। तो कितने उद्देश्य इनके, बहुत सारे उद्देश्य। तो बांधों को हम कौन सी परियोजना कहते हैं, बांधों के कहते हैं बहु उद्देशीय परियोजना। क्या कहेंगे हम उसे, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक है। मेघालय में नदियों व झरनों के पानी को किसके पाइप द्वारा लाया जाता है। तो बांस के पाइप। किसके, बांसों के पाइप के पानी को, बांसों के पाइप से जो है का उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न साथियों, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो ध्यान दीजिएगा, सरदार सरोवर बांध जो है साथियों वो गुजरात में है ना, राज्य में स्थित है। जैसे अपना हाल झाबुआ अलीराजपुर जब खत्म होते हैं वहां पर बना है, नर्मदा नदी पर बना है, और इसी ही डैम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी लगी है। ठीक है।
हमारे 9 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, फिर मैं जो है आप लोगों के लिए आगे बढ़ता हूँ। देश में मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, देश में सबसे ज्यादा मूंगफली जो है कहाँ होती है? गुजरात में। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या होता है सबसे ज्यादा? तो मध्य प्रदेश में ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या होता है? सोयाबीन। क्या होती है हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा? सोयाबीन। इसीलिए हम मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? सोया स्टेट कहते हैं। ठीक है। कपास, जूट और सन, ये कौन सी फसलें रहती है? हम इनसे क्या प्राप्त करते हैं? हम इनसे रेशा प्राप्त करते हैं। तो ये कौन सी फसलें हुई? रेशेदार फसलों के नाम से जो है जाना जाता है। भारत में रबर का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो वही राज्य है जहां पर भी सबसे कम मृत्यु दर कहां पर है? केरल में। सबसे शिक्षित दर कहां है? केरल में। रबर का उत्पादन भी कौन करता है साथियों? केरल करता है। ठीक है। गेहूं का प्रति हेक्टर सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो वो करता है हमारा पड़ोसी राज्य यूपी। कौन सा? यूपी। आप लोग लिख लीजिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल राज्य का कुल उर्वरक उत्पादन कितने प्रतिशत होता है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ये सारे राज्य मिलकर जो है प्रतिशतता कितनी? 50% है। कितनी प्रतिशत है? 50% है ना। जल परिवहन देश का सबसे क्या है? सबसे जो है क्या है? सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? सबसे सस्ता। और साथियों सबसे तीव्र और आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन कौन सा है? तो आप लोग जानते हो, तीव्र है, साथ ही साथ आरामदायक कौन सा है? वायु परिवहन। ठीक है। जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ जो है किसने डिजाइन किया था? तो वो किया था साथियों एंड्रियास रेबमान ने। किसने किया था? एंड्रियास रेबमान ने जो है उसको डिजाइन किया था। ठीक है। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जो है किस संहिता के नाम से जाना जाता है? तो 1804 की नागरिक संहिता को जो है नेपोलियन, कौन से नाम से? नेपोलियन संहिता के नाम से भी जो है जाना जाता है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना साथियों बर्न ने की थी। किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना बर्न ने की थी। फटाफट से हमारे 19 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, है ना। फ्राइडरिक लिस्ट के प्रोफेसर थे। किसके प्रोफेसर थे? फ्राइडरिक लिस्ट। फ्राइडरिक लिस्ट साथियों ध्यान रखिएगा, वो थे अर्थ शास्त्र के जो है ये प्रोफेसर थे। वंदे मातरम किस दशक में गाया गया था? वंदे मातरम 1870 में गाया था। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने गाया है। और उनकी किस बुक से लिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये लिया गया है साथियों आनंद मठ से। कौन सी बुक है? आनंद मठ से। भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? तो ध्यान दीजिएगा, वो चित्रित किया था साथियों अबनी। किसने चित्रित किया था? अबनी, अबनींद्र नाथ टैगोर ने। किसने चित्रित किया था साथियों? अबनींद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, ये टैगोर सॉरी, ये जो टैगोर है ये गलत आ गया है यहाँ पर। ठीक है। ओके, चलता हूं। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। कौन कर रहे थे? तो वो कर रहे थे साथियों भी सीताराम राजू। कौन कर रहे थे? अल्लारी सीताराम राजू जो है आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है।
ओके, फटाफट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर, थोड़ा सा इंक को बढ़ा लेता हूं, है ना। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह में प्रारंभ किया गया। तो गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह साथियों ध्यान दीजिएगा कितने में किया था, 1917 में जो है उन्होंने चंपारण सत्याग्रह जो है आरंभ किया था, है ना। नूडल्स राष्ट्र से पश्चिम देशों में पहुंचे थे, किन राष्ट्रों से, चीन राष्ट्र से, कौन से, चीन राष्ट्र से जो है पश्चिम देशों में पहुंचे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में अगर आपसे पूछा जाए साथियों, तो द्वितीय विश्व युद्ध हमारा कब स्टार्ट हुआ था, 1939 से, वो खत्म हुआ था 1945। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। आर्थिक मंदी का दशक किसको कहते हैं हम, 1830, किसको, 1830 जो है आर्थिक मंदी के दशक में आई थी, ठीक है। के जरिए भारत भारत खाड़ी, है ना, और लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ता है। कौन सा बंदरगाह, तो ध्यान दीजिए, सूरत, कौन सा, सूरत बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, सूरत का जो बंदरगाह, उसके द्वारा जो है भारत की खाड़ी से लाल सागर जो है जुड़ा हुआ था, ठीक है। ओके, फटाफट से हमारे 28 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगले क्वेश्चंस की ओर चलता हूं, ठीक है। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक क्या रखते थे, एक रखते थे जाबर, क्या रखते थे, जाबर, ठीक है, जाबर। अगला, 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस राज्य में जो है सत्ता स्थापित की थी, तो वो की थी साथियों बंगाल में। कहा, बंगाल में। सबसे पहले जब अंग्रेज आए थे साथियों, तो बंगाल में इन्होंने राजनीतिक सत्ता जो है हासिल की थी, ठीक है। अगला है, भारत में एल्गिन मिल कानपुर में कब खोली थी, तो वो खोली थी साथियों 1800 जो है 60 के दशक। बंगाल के व्यवसायी द्वारकानाथ टैगोर ने किसके साथ व्यापार किया था, उन्होंने जो है साथियों चीन के साथ जो है व्यापार किया था। 1950 से 1960 के दशक में, है ना, दशक में क्या क्या बोलने पे तनाव बढ़ा था, तो वो बढ़ा था साथियों फ्रेंच और डच। फ्रेंच और डच जो भाषा बोलने वाले लोगों में क्या हुआ था, आपसी तनाव बढ़ गया था, है ना। केंद्र व राज्य सरकारों के अलावा बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार को कौन सी सरकार कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सामुदायिक। कौन सी सरकार कहते हैं, सामुदायिक सरकार कहते हैं। फ्लेमिश इलाके में लोग, फ्लेमिश इलाकों में कौन सी भाषा बोलते हैं, दीजिएगा, फ्लेमिश एरिया में, फ्लेमिश इलाके में डच भाषा जो है वो लोग बोलते हैं। सर्व हमारे पड़ोसी देश में श्रीलंका में सर्वाधिक कौन से धर्म के लोग रहते हैं साथियों, तो रहते हैं बौद्ध। कौन से धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के रहते हैं। के संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच फ्रेंच भाषी मंत्रियों का समान संख्या है। कौन से इसमें है, तो वो है साथियों बेल्जियम। कौन से में, बेल्जियम में, ठीक है। कौन से इसमें, बेल्जियम के संविधान में स्पष्ट लिखा है साथियों कि डच बोलने वालों की इतनी संख्या होगी और फ्रेंच बोलने वालों की जो है इतनी संख्या होगी। भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम कब उठाया गया है, तो विकेंद्रीकरण में बड़ा 1992 में जो है उठाया गया है, ठीक है। फटाफट से हमारे 38 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आपको लगता है साथियों कि मेरे साथ आप जुड़ कर रहना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और मेरे साथ जो है जुड़ सकते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा साथियों कि जो है इसकी पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। फटाफट से मैं बढ़ता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 हमारा प्रश्न है साथियों, स्थानीय स्वशासीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित है, तो कितने, 1/3। और 1/3 को हम क्या कहते हैं साथियों, तो हम कहते हैं 1/3 कहते हैं हम इसे।
हम इसे कहते हैं 1/3। ठीक है, हम क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें हम कहते हैं 1/3। ठीक है, ओके, ठीक है। राष्ट्रपिता के नाम से किसको जाना जाता है? राष्ट्रपिता हम किसको कहते हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्र जो है पिता कहते हैं। अब साथियों, वयस्क मताधिकार अर्थात वोट डालने की, हमारे देश में हम कितनी वर्ष की उम्र से वोट डालने लग जाते हैं? 18 वर्ष की उम्र से। जब एक धर्म के विचार को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहते हैं साथियों सांप्रदायिकता। हम उसी चीज को क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। जो आदमी अपने धर्म के विचारों को श्रेष्ठ मानेगा लेकिन दूसरे धर्मों के विचारों को श्रेष्ठ नहीं मानेगा, हम उसे सांप्रदायिकता कहते हैं, है ना। देश के किस राज्य में महिला साक्षरता दर अधिक है? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया था, जहां रबर की खेती होती है तो हम क्या कहेंगे? केरल। कौन सा राज्य ऐसा साथियों? केरल। ठीक है। उद्योग क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, उद्योग हम क्या कहते हैं? द्वितीय। मैंने कल आप लोगों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों क्षेत्र जो है पढ़ाए हैं। द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास नहीं देखी है तो पुरानी वीडियो देख लो, उसमें डिटेल में मैंने जो है आप लोगों को बता दिया है कि जो है कितने क्षेत्र जो है हमारे होते हैं। उद्योग कौन से क्षेत्र में आता है, कृषि कौन से में आता है, और सेवाएं कौन से क्षेत्र में आती है। ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी वह बेरोजगारी है साथियों जिसमें जब काम होता है तो आदमी को काम ज्यादा मिलता है, और जब काम नहीं होता है, पूरे वर्ष काम नहीं होता है, केवल सीजनेबल काम होता है, समय पर ही काम मिलता है, ऐसे कार्य की ऐसी बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी जो है कहते हैं। ठीक है। अगला है साथियों, सरकार का स्वामित्व में होता है। किस में होता है? सरकार किस काम की स्वामी होती है? तो ये संसाधन वाले चैप्टर में है साथियों। ये साथियों सरकार सार्वजनिक हमारे संसाधन होते हैं, सार्वजनिक संसाधनों की क्या होती है? सार्वजनिक क्षेत्रों की जो कौन स्वामी होती है? तो सरकार जो है उनकी स्वामी होती है। 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना को क्या कहते हैं? हम कहते हैं साथियों मनरेगा। क्या कहते हैं? मनरेगा जो है, मनरेगा में क्या कहा जाता है कि 100 दिन की जो है आप लोगों को जो है जॉब की गारंटी मिलेगी, जो है मजदूरी मिलेगी। तो 100 दिनों की रोजगार योजना को हम क्या कहते हैं? मनरेगा कहते हैं। ठीक है। अगला है साथियों, कम वेतन किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय 3 क्षेत्र होते हैं। कम वेतन, सबसे कम वेतन जो है कहाँ मिलता है? खेती में, अर्थात कौन से क्षेत्र में? तो वो मिलता है प्राथमिक क्षेत्र में जो है हमें कम वेतन मिलता है। ठीक है। अगला है साथियों, किस प्राथमिक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, है ना। तो कौन से क्षेत्र को जो है, ये प्राथमिक नहीं है साथियों, ये प्राथमिक यहाँ पर गलत आ चुका है। ठीक है। किस क्षेत्र जो है औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो कौन सा क्षेत्र है वो? तो वो है साथियों हमारा उद्योग क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? उद्योग वाला जो क्षेत्र है हमारा, हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम सॉरी, उद्योग वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? सॉरी, उद्योग वाले को हम क्या कहेंगे? द्वितीय क्षेत्र भी जो है। ठीक है, ओके। अगला है साथियों, बैंकों में जमा धन पर धारक को क्या मिलता है? अगर हम बैंक में पैसा रखते हैं, पैसे जमा करके रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। अब जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता कौन होती है? तो आप लोग जानते होती है, बैंक। ठीक है। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने वाली अधिकांश कौन है? महिलाएं। वहां पर महिलाएं अधिकांश जो है बैंकों से ऋण लेती है। ठीक है। अगला है साथियों, परिवार को ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त होती है। किन से परिवारों को? धन परिवार। अनौपचारिक ऐसा साथियों कि किसी
व्यापारी से पैसे लेंगे, किसी साहूकार से पैसे लेते हैं, इन स्रोतों को हम अनौपचारिक जो है स्रोत कहते हैं। अगला साथियों, ऋण की लागत और ऋण का बोझ बढ़ाती है, तो कौन बढ़ाती? ब्याज दर है। ब्याज दर ऊंची होगी तो क्या कहेंगे? ऊंची ब्याज दर है। अगर ब्याज दर महंगी होगी साथियों तो ऋण की लागत और ऋण का बोझ दोनों ही बढ़ता जाएगा। विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य साधन क्या है? तो वो है विदेशी। क्या है? विदेशी व्यापार। तो साथियों विदेशी व्यापार, जैसे कि अभी माननीय हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी अमेरिका दौरे पे गए, वहां पर वो एलन मस्क से मिले। एलन मस्क को इनवाइट करेंगे कि आप हमारे देश में निवेश कीजिए, उससे आपके और हमारे संबंध भी बढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा साथियों, अगर हमारे एक दूसरे के संबंध बढ़ते रहें तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से जो है हमारा क्या होगा, विदेश व्यापार बढ़ेगा, है ना। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेशकों पर क्या लगा दिया था? उन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध क्यों लगा दिया था? क्योंकि डर ऐसा ना हो कि फिर से जो है लोग यहाँ पर आए व्यापार कर रहे हो और हम फिर से जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएं। इसलिए हम जब तक मजबूत न हो जब तक जो है हम विदेश से व्यापार नहीं करेंगे, ऐसा उन लोगों की सोच थी, है। भारत में लघु उद्योग में कृषि के बाद सबसे अधिक नियोजित होता है, तो सबसे अधिक नियोजित होता है श्रमिक। कौन सा उद्योग? श्रमिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं साथियों। 58वां है, विश्व व्यापार संगठन सभी देशों के लिए क्या करता है? किसके संबंध में नियम बनाता है? तो वो बनाता है साथियों विदेशी व्यापार। तो सभी देशों के बीच में क्या विदेशी व्यापार के नियम के संबंध में जो है विश्व व्यापार संगठन जो है एक क्या करता है? विश्व व्यापार संगठन जिसे कहते हैं WTO, है ना, WTO कहते हैं, ये क्या करता है? ये कुछ नियम बनाता है। आयात पर कर किस तरह का उदाहरण है? तो अगर आयात पर किसी चीजें हमारे देश में आ रही है, अगर हम उस पर कर लगाएंगे तो व्यापार अवरोध। तो कौन सा है? व्यापार अवरोधक का जो है एक उदाहरण, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर 60 जो है हमारे क्वेश्चन वो हुए, कुल मिलाकर ये हमारे क्वेश्चन 23 होते हैं। लेकिन मैंने एक प्रश्न बताते हुए आप जो लोगों के जो है प्लस जो है क्वेश्चन दिए। अगले सेशंस में मिलता हूँ। अगले सेशंस में देख लीजिएगा सत्य असत्य है, इसी तरह से सत्य असत्य सही जोड़ी, और उसके बाद जो है अगला होगा हमारा एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर दो। इस तरह से आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न जो है क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, और स्टडी विद जीनियस के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।